हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिटोला लीगल में। बिटोला लीगल पे इस नए साल में दोबारा से लेक्चर्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमने शुरुआत सबसे पहले की है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से। सबसे पहले हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के जो कुछ बचे हुए लेक्चर्स थे उनको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे। मुझे पता है कि सीपीसी के भी कुछ लेक्चर्स बचे हुए हैं, हम उन लेक्चर्स को भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कंप्लीट करने के बाद उनको भी कंप्लीट करेंगे। अब आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्शन 28, 29 और 30। लास्ट लेक्चर में मैंने सेक्शन 27 आप सबके लिए एक्सप्लेन किया था और रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पूरा डिटेल्ड एक लेक्चर मैंने बनाया था और सेक्शन 27 को कवर करते हुए आज हम जो बचे हुए 3 सेक्शंस हैं चैप्टर 4 में रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, उनको कवर करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ एक दो चीजें आपसे कहना चाहता हूं। जब भी आप इन मेरे लेक्चर्स को पढ़ें, देखें, तो उस समय आपके हाथ में बेयर एक्ट होना चाहिए और आप थोड़ा नोट्स बना के थोड़ा सिंसियरली पढ़िए, क्योंकि मैं बहुत एफर्ट डाल के आपके लिए लेक्चर्स बनाता हूं। तो आप इनको एक स्टोरी की तरह लॉ को नहीं समझ सकते, राइट? आप बेशक समझें अगर आपका मन है, बट देन जो कीवर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप लीगल कंसेप्ट को समझ पाओगे। दूसरी बात, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है कि आप शॉर्ट में वीडियोस बनाइए, आप मेन टॉपिक्स करके खत्म कर दीजिए, इतना डिटेल में क्यों पढ़ाते हैं। पर उन सब से मैंने यही बोला कि उन सबसे मैंने यही बोला कि मुझे एक्चुअल में ऐसा लगता है कि अगर कोई भी इंसान मेरा लेक्चर देखता है तो उसको किसी भी टॉपिक के बारे में जो मैंने पढ़ाया है इन एंड आउट कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज होनी चाहिए, राइट? मैं ये नहीं चाहता कि बिट्स एंड पीसेस में वो यहाँ पे नॉलेज गैदर करे, फिर उसे कहीं और जगल करना पड़े सोर्सेस के लिए, समझने के लिए कि ये टॉपिक हम और बेहतर कैसे समझ सकते हैं। तो व्यूअरशिप नहीं आएगी, कोई बात नहीं। कुछ लोग जो नहीं देखना चाहेंगे शॉर्ट, क्योंकि मेरे वीडियोस काफी डिटेल में होते हैं, तो इट्स फाइन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, राइट? बट एज लॉन्ग एज जो थोड़े लोग देख रहे हैं उनको उससे बेनिफिट होना चाहिए, उनको वो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। मेरा एम वो है और मैं उस एम के साथ आपको पढ़ा रहा हूं। तो आप ध्यान में रखिए, जब भी आप लेक्चर्स देखते हैं अपना बेयर एक्ट आप अपने साथ रखिए और थोड़ा ध्यान से, फोकस के साथ, जैसे कि आप एक क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हैं उस तरीके से पढ़िए, राइट? आप सबके मैसेजेस मुझे मिलते रहते हैं, कमेंट्स मिलते रहते हैं, बहुत अच्छे मैसेजेस, बहुत प्यार भरे मैसेजेस मिलते हैं जिसमें आप लोग काफी और मुझे बहुत खुशी होती है कि आपका काफी फायदा हो रहा है इन लेक्चर्स से, राइट? कुछ लोगों के प्री एग्जाम्स क्लियर हुए, उसके बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया। अच्छी बात है, आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए और मैं भी कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स आप सबके लिए अपलोड कर पाऊं। आइए तो आज के लेक्चर के साथ हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 28, 29 और सेक्शन 30 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो देखिए, सेक्शन 28 को अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा सेक्शन है, बहुत ज्यादा चीजें उसमें लिखी हुई है, राइट? पर सेक्शन 28 को मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना शुरू करता हूं, राइट? सेक्शन 28 क्या कहता है? रेसिशन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ विच हैज बीन डिक्रीड। ठीक है, इस भाषा से हम बाहर निकल के हम ये समझते हैं कि ये सेक्शन एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। देखिए, मान लेते हैं आर एंड एस दो लोग हैं और सेक्शन 28 की खास बात क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इसी पे अप्लाई होते हैं, राइट? तो सेक्शन 28 किस पे अप्लाई होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ही अप्लाई होता है। इसका स्कोप लिमिटेड स्कोप है, एक नैरो स्कोप है, राइट? अब और बाकी दूसरे तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स पे अप्लाई नहीं होता, केवल दो कॉन्ट्रैक्ट्स है, किस पे? सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। ठीक है, अब हम समझते हैं, मान लेते हैं इस केस में आर, ये एक घर है एस का, राइट? अब एस एक डील करता है आर के साथ, जिसके तहत एस सेल्स दिस हाउस टू आर, अग्री करता है, अग्रीज टू सेल दिस हाउस, कि मैं ये घर आपको बेच दूंगा, राइट? आर क्या करता है? आर एस को अर्नेस्ट मनी यानी कि एडवांस में 5 लाख रुपए दे देता है और टोटल जो सेल का अमाउंट है, वो टोटल जो इस घर की डील हुई है
दैट इज ऑफ 1 करोड़, विच मींस 95 लाख रुपीस अभी देने बाकी हैं आर जो कि एस को देगा, राइट। अब इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसके तहत एस ने बोला कि मैं आपको आर को एक घर बेच रहा हूं और मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। क्या होता है कि एस बाद में मुकर जाता है अपनी बात से, और एस क्या करता है, एस मना कर देता है, एस को एक अच्छी डील मिल जाती है, एस किसी और को, एक टी नाम का इंसान है, उसको बेचने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि वो उसको 1.1 करोड़ दे रहा होता है, 10 लाख रुपए का फायदा होता है, 1 करोड़ 10 लाख रुपए में बेच रहा होता है। तो आर बोलता है कि भाई ये तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप घर बेचोगे। तो आर बेसिकली कोर्ट चला जाता है। आर क्या करता है, यहां पे बताता हूं, आर कोर्ट चला जाता है और वो सूट फाइल करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, राइट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट है, मतलब आर ये चाहता है कि एस उसको ये घर बेचे, कोर्ट ऐसा आदेश कर दे। तो कोर्ट में आर की प्रेयर ये है कि भाई एस को आप ऑर्डर कीजिए कि ये हमें घर बेचे, जिस टर्म पे बात हुई थी 1 करोड़ रुपए जो पैसा है वो मैं उसको पैसा दे दूंगा। कोर्ट क्या करता है, कोर्ट ग्रांट कर देता है। कोर्ट क्या करता है, कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट कर देता है। और जब कोर्ट ग्रांट करता है तो बेसिकली कोर्ट ये कहता है, आर को बोलता है कि विद इन 2 मंथ्स, विद इन 2 मंथ्स जो भी डेट है, हम मान लेते हैं कि 15 जनवरी को कोर्ट का जजमेंट आता है, ठीक। 15 जनवरी से 2 महीने के अंदर अंदर वो डायरेक्ट करता है कि एस जो है घर आर को बेच देगा, जो पूरी डील है वो कंप्लीट कर देगा, और आर एस को जो बचे हुए 95 लाख रुपीस हैं वो 95 लाख रुपीस आर क्या करेगा, एस को पे कर देगा, राइट। आई होप आपको ये अभी तक सारी चीजें समझ आई होंगी, एग्जाम्पल अभी तक समझ आया होगा। तो कोर्ट ने बेसिकली क्या कहा, कोर्ट ने बोला कि आर को बोला कि तुम इनको 95 लाख रुपीस दे दो जो कॉन्ट्रैक्ट में तय हुआ था, और एस को बोला कि तुम आर को घर दे दो, राइट। अब क्या होता है कि आर जो है, आर फेल्स टू मेक द पेमेंट। आर अगले 2 महीने में पेमेंट जो 95 लाख है वो पे नहीं कर पाता एस को। तो अब ऐसे केस में एस के पास क्या रेमेडी है, राइट। सेक्शन 28 2 सिचुएशंस के बारे में बात करता है। पहली सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे केस में जो सेलर है, राइट, सेलर को हम वेंडर भी कहते हैं, इसके पास क्या रेमेडी है। तो बेसिकली सेक्शन 28 कहता है कि एस को यहां पे कोई सेपरेट सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है, कोई सेपरेट सूट ये फाइल करने की जरूरत नहीं है। एस क्या करेगा, एस इसी सूट में, राइट। तो यहां पे आप देखिए, जब कोर्ट ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डिग्री ग्रांट की आर के फेवर में, और आर को ये बोला कि आप 95 लाख रुपीस एस को दोगे, तो ये जो डिग्री है बेसिकली ये प्रिलिमिनरी डिग्री है, राइट। ये कौन सी डिग्री है, प्रिलिमिनरी डिग्री है, जो कि किस कंडीशन पे बेस्ड है कि आर जो है वो 95 लाख रुपीस दे देगा। तो इसका मतलब अभी ये सूट कंटिन्यू हो रहा है, राइट। तो इसी सूट में एस ऐसे केस में क्या करेगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डिग्री आने के बाद वो एक एप्लीकेशन मूव करेगा कोर्ट में, राइट। एप्लीकेशन मूव करके कोर्ट को बोलेगा कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डिग्री आपने यहां पे ग्रांट की थी, उस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डिग्री को आप क्या करिए, रिसाइंड कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि जो परचेजर है, जो आर है इस केस में, उसने जो आपने डायरेक्ट किया था जो अमाउंट, वो उसने पे नहीं किया है, राइट। तो ये पहली सिचुएशन है जहां पे आर जो है, जहां पे आर के फेवर में जो डिग्री आई है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, वो एस कैंसिल करवा सकता है, राइट। अब और उसके लिए उसे कोई सेपरेट सूट, दूसरा सूट फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो 28 सेक्शन 28 का एक मेन एम यह है कि जो एक सूट चल रहा है उसी में ये सारी जो चीजें हैं वो डिसाइड हो जाएं और मल्टीपल सूट्स फाइल करने की इन चीजों में
जरूरत ना पड़े। अब सेकंड सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन तो मैंने आपको एक्सप्लेन करी, अब सेकंड सिचुएशन क्या है? सेकंड सिचुएशन है कि मान लीजिए कि आर ने पे कर दिया, आर पेज द अमाउंट, जो बचा हुआ जो 95 लाख था, आर ने एस को पे कर दिया। जब आर ने एस को वो अमाउंट पे कर दिया तो आर कोर्ट के पास और भी कुछ रिक्वेस्ट मांग सकता है, कोर्ट से बोल सकता है कि भाई हमारा पार्टीशन करवा दीजिए, ठीक है, या सेपरेट पोसेशन दिलवा दीजिए। अब पार्टीशन और सेपरेट पोसेशन कैसे? हम जो एस है, मान लीजिए जो घर था एस का, तो वो घर बेसिकली उसके भाई का भी घर इसी में था, साथ में ही था, राइट। तो अब इस केस में आर तो उसके भाई के साथ नहीं रहना चाहेगा, इसके भाई के साथ, तो वो क्या चाहेगा कि कोर्ट पार्टीशन करवा दे या उसको सेपरेट पोसेशन दिलवा दे इस घर का, राइट। तो जो परचेजर है, और ये मांगने के लिए भी इस सेम सूट में ही क्या करेगा, जो परचेजर है एप्लीकेशन मूव करेगा। इसके लिए भी ये अलग से सूट फाइल नहीं किया जाएगा। इस केस में भी जो आर है वो सेपरेट सूट फाइल नहीं करेगा, सेम सूट में ही एक एप्लीकेशन मूव करेगा और बोलेगा कोर्ट से कि हमें आप ये रिलीफ दिलवा दीजिए, राइट। दूसरी चीज क्या मांग सकता है? दूसरी चीज कोर्ट से ऑर्डर कर, एक और ऑर्डर करवा सकता है एप्लीकेशन करके, कन्वेंस ऑफ लीज, सॉरी कन्वेंस और लीज डीड, राइट। एग्जीक्यूशन ऑफ कन्वेंस, कन्वेंस मतलब सेल डीड का जो एग्जीक्यूशन है, कोर्ट से ऑर्डर, कोर्ट को ऑर्डर दिलवा सकता है कि इनको बोलिए कि ये सेल डीड एग्जीक्यूट करें, प्रॉपर सेल डीड एग्जीक्यूट करें या लीज डीड एग्जीक्यूट करें, राइट। तो दोनों सिचुएशन में आपने ये देखा कि सेम सूट में ही एप्लीकेशन फाइल की गई इन रिलीफ्स के लिए, अलग से कोई सूट फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट। अब इसमें एक आध चीजें और देख लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में सेक्शन 28 ये कहता है कि जो भी रिलीफ मांगे जा सकते थे, ऑल द रिलीफ्स आर टू बी आस्क्ड फॉर इन द सेम सूट, इन द सेम सूट, राइट। आप जो रिलीफ इस सूट में मांगे जा सकते थे उसके लिए नो सेपरेट सूट विल बी अलाउड लेटर ऑन। कि आप ये बोलो कि नहीं नहीं मैं यहां पे भूल गया था, मैं इस, अगर मान लीजिए आर ये बोलता है कि मैं पार्टीशन मांगना भूल गया था, पार्टीशन के लिए रिक्वेस्ट करना भूल गया था, तो मैं अलग से एक सूट फाइल कर देता हूं, उसमें आप मुझे पार्टीशन ग्रांट करवा दीजिए, कोर्ट मना कर देगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 28 कैटेगोरिकली कहता है कि जो भी रिलीफ्स आप मांग सकते थे इस सूट में, आपको इसी सूट में मांगने होंगे, आप अलग से नया सूट फाइल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो मेन एम है सेक्शन 28 का वो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को रोकने का, राइट। और अगर इस तरह के सूट्स अलाउ कर दिए जाएंगे तो फिर तो मेन एम ही डिफीट हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर जैसे कि मैंने पहली सिचुएशन में बताया कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो डिक्री थी, जब वो डिक्री रिसाइंड हो गई, राइट, कोर्ट ने कैंसिल कर दी क्योंकि आर ने पैसा नहीं पे किया जो उसे करना था 95 लाख का, तो उसके बाद डिक्री रिसाइंड हो जाने के बाद आर दोबारा से सेपरेट सूट जो है, फ्रेश सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फाइल नहीं कर सकता। दैट इज नॉट परमिसिबल, राइट। एक बार स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डिक्री आपके फेवर में आई थी, आपने पेमेंट नहीं किया, उसकी वजह से वो डिक्री को कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, तो आप दोबारा से एक फ्रेश सूट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप फाइल नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये है बेसिकली सेक्शन 28। सेक्शन 28 कई बार लोगों को उसकी लैंग्वेज और उसकी जो उसका जो साइज है वो देख के थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, आप बोर हो सकते हो आप। इसीलिए मैंने डायरेक्टली आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको ये पूरा सेक्शन समझा दिया। अगर आपने इतना समझ लिया, जो चीजें मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करी, उसके बाद सेक्शन 28 में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए एक्चुअल में कि सेक्शन 28 कहना क्या चाहता है, राइट। अब हम आते हैं सेक्शन 29 की तरफ।
देखिए सेक्शन 29 कहता है ऑल्टरनेटिव प्रेयर फॉर रेसिशन इन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, राइट। इसका मतलब क्या है? तो देखिए ऑल्टरनेटिव रिलीफ क्या होता है, ऑल्टरनेटिव रिलीफ के बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ऑल्टरनेटिव रिलीफ वो होते हैं जहां पे एक रिलीफ की जगह हम कोई दूसरा रिलीफ मांग रहे हैं, राइट। ऑल्टरनेटिव रिलीफ में क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल जैसे कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ, राइट, तो वहां पे ऑल्टरनेटिव रिलीफ क्या हो सकते हैं? आप डैमेजेस मांग सकते हो, राइट। उसके अलावा आप क्या मांग सकते हो? आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मांग सकते हो, या फिर आप कोर्ट के पास जाके ये बोल सकते हो कि हमें आप इस जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आप इसको क्या कर दो? रिसाइंड कर दो, खत्म कर दो, राइट। तो मतलब या तो आप ये ग्रांट कर दो, अदरवाइज ये ग्रांट कर दो। तो दोनों एक साथ नहीं मांगे जा रहे हैं, राइट। डैमेजेस तो साथ मांगे भी जा सकते हैं, पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और रिसाइंड और रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनको साथ नहीं मांगा जा सकता। कि कैसे? हम कोर्ट के पास ये तो जाके नहीं बोल सकते ना कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म भी करवा दो और इसको रिसाइंड भी करवा दो। हम क्या बोलेंगे? या तो आप परफॉर्म करवा दीजिए, राइट, और अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं हो पा रही है तो आप इसके रेसिशन का ऑर्डर दे दीजिए, राइट। यही बात सेक्शन 29 कहता है। सेक्शन 29 कहता है कि एक सूट में आप जो प्रेयर हैं आप दोनों प्रेयर कर सकते हैं, ईदर और में, राइट। या तो आप जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप प्रेयर कर रहे हैं उसी में आप क्या कर सकते हैं? रेसिशन की भी प्रेयर कर सकते हैं, रेसिशन भी आप मांग सकते हैं कि अगर कोर्ट हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडी नहीं दे पा रहा है तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडी दे दे। पर यहां पे एक कैच है, इसका उल्टा सच नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो आप रेसिशन मांग सकते हो, पर अगर आपने सूट रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का फाइल किया है, राइट, आपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल खत्म करने के लिए, रिसाइन करने के लिए अगर आपने केस फाइल किया है तो फिर आप उस केस में ऑल्टरनेटिव रेमेडी के तौर पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं मांग सकते, राइट। ये ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर आपने सूट फाइल किया है तो आप रेसिशन मांग सकते हैं, रेसिशन प्रे कर सकते हैं कोर्ट से। पर अगर आपने रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मांगा है, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सूट फाइल किया है तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं मांग सकते, राइट। अब इस केस में अगर हम देखें तो इसमें हम एक केस देख सकते हैं। बेसिकली आप लिख सकते हैं सेम चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, जो बात सेक्शन कहता है उसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने प्रेमराज वर्सेस डीएलएफ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में 1968 में एफर्म किया था, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक सूट फाइल कर रहे हैं तो उसमें आप रेसिशन मांग सकते हैं, पर अगर रेसिशन फाइल कर रहे हैं तो फिर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडी नहीं मांग सकते, राइट। आई होप आपको सेक्शन 29 क्लियर होगा। बहुत ही इजी सेक्शन है, इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए समझने में। अब हम आते हैं सेक्शन 30 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। सेक्शन 30 बात करता है कि कोर्ट ऑर्डर कर सकता है पार्टीज को इक्विटी करने के लिए जब कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर देता है वो। तो देखते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू, इसको भी समझ लेते हैं। आर और एस वाले एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। आर ने एस को 5 लाख रुपीस दे दिए थे, एस ने आर को घर का लेट्स से पोसेशन दे दिया था कि आप रखो, बाद में आप पैसा दे देना और तब मैं सेल डीड एग्जीक्यूट कर दूंगा, अभी आप पोसेशन में रह सकते हो। अब यहां पे मान लेते हैं कुछ ऐसे सिचुएशन बना कि कॉन्ट्रैक्ट जो है रिसाइंड कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, ठीक। तो सेक्शन 30 कहता है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे को जो भी बेनिफिट्स दोनों ने एक दूसरे से लिए हैं वो रिस्टोर भी किया जाएगा, प्लस कॉम्पनसेशन भी दिया जाएगा। तो अब क्या रिस्टोरेशन होगा? आर को उसका जो 5 लाख रुपए अर्नेस्ट मनी है, राइट, आर को जो अर्नेस्ट मनी है वो रिटर्न किया जाएगा,
ठीक, आर को उसका जो अर्नेस्ट मनी है वो रिटर्न किया जाएगा, और एस को घर का जो पोसेशन है वो वापस किया जाएगा। और अगर, ठीक है, घर का पोसेशन वापस किया जाएगा, और आर या एस में जिसकी भी गलती होगी, जिसकी वजह से एक कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करना पड़ा, वो पार्टी सामने वाली पार्टी को कॉम्पनसेट करने के लिए भी उसे कहा जा सकता है, राइट। तो सेक्शन 30 क्या बोलता है कि दोनों पार्टीज ने जो एक दूसरे से बेनिफिट्स लिए होंगे वो उनको वापस कर देंगे, रिस्टोर कर देंगे, प्लस कॉम्पनसेशन के लिए भी कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। तो अब सेक्शन 30 में जो इंटरेस्टिंग बात है वो दो चीजों की बात है, रिस्टोरेशन की बात है, इन दो वर्ड्स को ध्यान में रखिएगा, और दूसरी बात है कॉम्पनसेशन की, राइट। अब आपके दिमाग में शायद यह आ सकता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 64 एंड सेक्शन 65, जो इस तरह की बात करते हैं, राइट। सेक्शन 64 कहता है जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके केस में रिस्टोरेशन होगा सामने वाली पार्टी को, और सेक्शन 65 वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के केस में कहता है, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं कि ये सेक्शन कैसे वर्क करते हैं। तो हम सेक्शन 65 का एग्जांपल ले लेते हैं। सेक्शन 65 क्या कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो सामने वाली पार्टी ने अगर कोई बेनिफिट लिया है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो वो दूसरी पार्टी को रिटर्न कर देगी। फॉर एग्जांपल, आपके घर में कोई कुछ फ्रूट्स रख जाता है बाहर, राइट। मैं अनजस्ट एनरिचमेंट का थोड़ा सा एग्जांपल लेके बता देता हूं। कोई फ्रूट्स रख जाता है, आपने वो नहीं मंगाए थे, आपके बगल वाले फ्लैट में जो लोग रहते हैं, आपके जो नेबर हैं, उन्होंने मंगाए थे, पर वो आपके यहाँ पे रख जाता है। आप क्या करते हैं, आप उन फ्रूट्स को उठाते हैं और खा लेते हैं, राइट। आपने तो ऑर्डर नहीं किए थे, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपके बीच में था नहीं। अब सामने वाली जो फ्रूट वेंडर आता है वो क्लेम करने आता है कि भाई पैसे दे दीजिए, तो आप तो बोल रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट तो वाइड है, कुछ था ही नहीं हमारे बीच में। तो कोर्ट क्या बोलेगा? तो फ्रूट वेंडर जो है वो बोलता है कि भाई आपने तो खाए ये फ्रूट्स, राइट, तो मतलब आपको कुछ बेनिफिट तो हुआ है, तो आप वो रिस्टोर कर दीजिए। मान लीजिए अगर कोई 5 केजी एप्पल्स दे गया और आपने 1 केजी खा लिए, तो आप 4 केजी वो वापस कीजिए, प्लस 1 केजी का पैसा दे दीजिए। अगर आपने नहीं मंगाए थे तो आपको कंज्यूम नहीं करने चाहिए थे। तो ये जो चीज है बहुत ही कॉमन सेंसिकल चीज है, हम सबको पता है, हम सब बहुत लॉजिकली समझ सकते हैं, इसके लिए किसी को लॉ पढ़ने की जरूरत तो नहीं है। पर सेक्शन 65 इस केस में क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि जो भी फ्रूट्स थे वो आप क्या कर दो, रिस्टोर कर दो। अगर 5 केजी आपने खा लिए, कंज्यूम कर लिए, तो आपको 5 केजी के जो भी मार्केट वैल्यू होगी वो पैसा दे दीजिए आप। और अगर ऐसा है कि 4 केजी बचे हुए हैं, 1 आपने कंज्यूम किए, तो आप 4 केजी वापस कर दीजिए, प्लस पैसा वापस कर दीजिए, जैसे भी उस सिचुएशन की डिमांड हो। पर सेक्शन 65 केवल एक, 65 और 64 दोनों ही केवल एक चीज की बात करते हैं, वो है रेस्टोरेशन। केवल रिस्टोरेशन की बात करते हैं, वो कॉम्पनसेशन की बात नहीं करते। तो सेक्शन 30 किस बारे में बात करता है? सेक्शन 30 रिस्टोरेशन एंड कॉम्पनसेशन दोनों चीजों की बात करता है, और इसलिए सेक्शन 30 जो है ये ब्रॉड है। किससे? इट्स ब्रॉडर देन सेक्शन 64 एंड सेक्शन 65, राइट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो इस चीज के साथ, सेक्शन 30 के साथ, हमारा रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो चैप्टर है, चैप्टर 4 खत्म होता है। अब बताइए आपको ये लेक्चर कैसा लगा? आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।